जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और यहां पर मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जो भी प्रश्न शामिल किए जाएं वो पूरी तरीके से रियल और ऑथेंटिक हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर गलत है तो उसके बारे में नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप एग्जाम में अपीयर हुए थे तो कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था तो उन पुरस्कारों में से कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे मिला था। तो ध्यान रखिएगा, कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था चन्नू लाल मिश्रा जी को। किसे? छन्नू लाल मिश्रा को यह पुरस्कार मिला था। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 2020 में कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। और पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में भारत रत्न के बाद में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो 7 लोग कौन कौन से थे? एक तो थे हमारे विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी, इनको मरणोपरांत मिला था आध्यात्म के फील्ड में। फिर हम बात करते हैं तो अरुण जेटली जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे। उसके बाद में सुषमा स्वराज जी जो पूर्व विदेश मंत्री थी। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं मणिपुर की, इनको मिला था। फिर बात करते हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस, ये पूर्व रक्षा मंत्री थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पीएम रह चुके हैं। और चन्नू लाल मिश्रा, ये गायक हैं उत्तर प्रदेश के। तो इन 7 लोगों को पिछले साल ये पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपने बहुत ही पहले ये लाइन पढ़ी होगी, ईंटा पर नाचे। तो ईंटा पर नाचे वाली जो लाइन है उसके अनुसार जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपके सामने ईंट है और इस पे आ गए हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है ये? व्लादिमीर पुतिन है जो कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये आकर के नाच रहे हैं। तो यहीं से आप इसको जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी। प्रोटॉन की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में है न्यूट्रॉन, तो इसकी खोज की थी चैडविक ने। हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ अन्य धारणाएं भी हैं, तो वह अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं रहा है। अब इसके ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, तो आपको बताना है अगर आप पेपर में अपीयर हुए थे तो कौन कौन से ऑप्शन यहां पर दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमारे देश में 28 वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे तो ये थे शानमुगम चेट्टी साहब। कौन थे? शानमुगम चेट्टी साहब। वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और निर्मला सीतारमण के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहली महिला फुल टाइम वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन उस समय वह पीएम भी थी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऊपर किस योजना के तहत पेंशन दिया जाता है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो ये 60 वर्ष से अधिक आयु पर पेंशन इसके अंतर्गत दिया जाता है। योजना की बात करते हैं तो 4 मई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी 2020 तक के लिए। पिछले साल इस योजना को फिर से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर किसी भी सीनियर सिटीजन के द्वारा 15 लाख तक का निवेश किया जाता है तो उसको कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है प्रत्येक साल, और उसे प्रत्येक माह 10 वर्ष तक पेंशन भी दिया जाता है। तो जिस प्रकार से उसका इन्वेस्टमेंट होता है उसी के अनुसार यहाँ पर पेंशन भी उसे दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। फ्रेंच ओपन जो कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, ये आपके क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच ओपन के सबसे ज्यादा बार विजेता हैं राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। टोटल इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब 4 टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, आपका हो गया विंबलडन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हमारे जनवरी में होता है। ये खेला जाता है किस पर? हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद में होता है मई जून में फ्रेंच ओपन। ये आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। इसे कई बार बजरी का फील्ड भी कहा जाता है या फिर मिट्टी का कोर्ट भी कहा जाता है। विंबलडन की बात करते हैं तो ये आपके घास के कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि ग्रास कोर्ट पे। और जो यूएस ओपन होता है ये आपके खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो शुरुआत में यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। बाकी फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और ग्रास कोर्ट पर होता है विंबलडन। अगला प्रश्न पूछा गया था 2017 से 19 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला था। तो ये आप सभी को याद ही होगा, पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स में। ये पुरस्कार मिला था बी प्रवीण राव को। किसे? बी प्रवीण राव को ये पुरस्कार मिला था।
और ये है कौन? तो जो जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उसी के कुलपति हैं बी प्रवीण राव, और इन्हें 2017 से 19 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था। फिर पूछा गया था कि चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2008 को। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था PSLV XL C11 रॉकेट की सहायता से। और इससे पहले यह पूछा जा चुका है कि उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जी माधवन नायर साहब चंद्रयान 1 मिशन के समय इसरो के थे प्रमुख। और इस समय कौन है? तो इस समय है के सिवन। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न था कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में पिछले साल तक कुल 5 राष्ट्रीय पार्क थे, लेकिन एक नया राष्ट्रीय पार्क यहां पर घोषित हुआ है, तो उसका नाम नीचे कमेंट में बताइएगा। 5 कौन कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मानस मिलेगा, उसके बाद में ऊपर आपको मिलेगा ओरांग, जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, उसके बाद में यहां पर आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक ऊपर आपको अरुणाचल के पास में मिलेगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे असम राज्य में। फिर पूछ लिया गया था MP लैट्स स्कीम जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, नाम से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो यहां पर एस वर्ड भी जोड़ लीजिएगा। तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पिछले साल यह योजना चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि कोविड-19 के कारण अगले 2 वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे सांसदों को धन मिलता था 5 करोड़ रुपए का प्रत्येक वर्ष, उसके ऊपर लगा दी गई थी रोक। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 5 करोड़ रुपए यहां पर प्रत्येक सांसद को उसके क्षेत्र के लिए विकास के लिए दिया जाता है, यानी कि 5 सालों में उन्हें 25 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, और इस 25 करोड़ रुपए को वे लोग सेव करते हैं, और जब अगला चुनाव उन्हें लड़ना होता है उस समय इसका प्रयोग वे करते हैं। तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। फिर पूछा गया था कि 1987 में महाराष्ट्र की कौन सी गुफा है जिसको यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को स्थल में शामिल हुई थी महाराष्ट्र की एलिफेंटा केव। अब यहां पर आप गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1983 में हमारे देश में विरासत स्थलों की घोषणा की गई थी, और जब 1983 में ये घोषित हुए थे तो उस समय 4 ऐसे स्थल हैं जिनको घोषित किया गया था। कौन कौन से थी? एलोरा की हमारी गुफाएं थी, महाराष्ट्र में ही आपको मिलेंगी। एलोरा के अलावा आपकी हैं अजंता की गुफाएं, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगी। उसके अलावा आगरा का जो किला है और आगरा का जो ताजमहल है, तो इन सभी को धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था वर्ष 1983 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1987 में एलिफेंटा की जो गुफा है इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। टोटल कितने हैं? तो टोटल अभी तक 38 हैं। हालांकि पिछले साल यूनेस्को के द्वारा जो MP का जो ओरछा शहर है और जो वहां का ग्वालियर शहर है, इन दोनों को भी शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को के विरासत शहरों की सूची में। WIPO का मुख्यालय कहां पर है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो स्थापना इसकी 14 जुलाई 1967 को हुई थी। मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा, और पिछले साल इसके महानिदेशक बने थे डारेन तांग, जो कि हैं सिंगापुर के। फिर पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं बताया गया। तो विश्व की अगर हम लोग सबसे बड़ी झीलों की बात करते हैं तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर लेक। कौन सी है? सुपीरियर लेक। ऑलरेडी ये पूछा भी जा चुका है। तो ये आपको कनाडा और USA की सीमा पर मिलेगी। और दूसरी हमारी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए सबसे बड़ी झील और इसमें कुछ दिया ना गया हो तो उस समय आप टिक करेंगे कैस्पियन सागर पर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो उस स्थिति में होगा सुपीरियर झील। तो दोनों के बारे में आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? सबसे पहला स्टील प्लांट कौन सा है? तो ये वही है जो कल पूछा गया था। कल दूसरी तरीके से इसे पूछा गया था, आज पूछा गया था कि सबसे पहला स्टील प्लांट कौन है? तो ये है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। JRD टाटा के द्वारा जमशेदपुर में 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सरकारी प्लांट कौन सा है तो 1959 में यह स्थापित हुआ था उड़ीसा के राउरकेला में। फिर पूछा गया था कि कॉपी और पेस्ट जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको शायद पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर का यूज किया है, कंट्रोल
प्लस सी, इससे हम लोग कर लेते हैं कॉपी। और अगर उसी चीज को पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस बी, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं और उससे हम लोग कर देते हैं पेस्ट। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये कंप्यूटर का। फिर पूछा गया था कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश का सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से 100% संचालित एक एयरपोर्ट बना था। तो उस एयरपोर्ट का नाम है पौंडीचेरी एयरपोर्ट। कौन सा? पौंडीचेरी एयरपोर्ट AII यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका है गुवाहाटी। कई बार परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा है, तो ये आपका है दीव। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखने हैं। फिर पूछा गया था कि जो ध्वनि का SI मात्रक है किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ध्वनि का मात्रक होता है हर्ट्ज और इसे रखा गया है हेनरी हर्ट्ज के नाम पर। किसके नाम पर? हेनरी हर्ट्ज के नाम पर। फिर आपसे पूछा गया था कि जो जल की कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपकी नॉर्मल कठोरता होती है तो उसे हटाने के लिए यहां पर प्रयोग किया जाता है बुझे हुए चूने का। लेकिन अगर यहां पर जटिल वाली कठोरता होती है तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसके अलावा CaCO3, इन दोनों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थी उनकी बेटी का नाम क्या था? अब इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता इनकी बेटी का नाम था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या यही था? नीचे कमेंट में आप बताइएगा। 2005 में किस योजना से स्वास्थ्य संबंधित कार्ड बनाए गए? तो ये वही योजना है 2005 में जिसकी शुरुआत हुई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। फिर पूछा गया था कि जो हमारी ऑडियो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या है? तो जैसे आपके मोबाइल में अगर कोई गाना होगा तो वहां पर देखते होंगे लास्ट में जो गाने का नाम है उसके बाद में डॉट करके लिखा होता है MP3। क्या लिखा होता है? MP3। इसी प्रकार से अगर आप लोग अपने मोबाइल में कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर देखते होंगे डॉट लिख करके लिखा होता है AMR। तो ये सारे हमारे ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि .MP3, .WAV, .AMR, ये सारे ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से वीडियो फाइल की बात करते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा 3GP। इसके अलावा आपको मिलेगा .MP4। तो ये सारे हमारे वीडियो फाइल के होते हैं एक्सटेंशन। फिर पूछा गया था कि जो मंडलीय भाई साहब ने आवर्त सारणी अपनी बनाई थी इसमें किसके द्वारा संशोधन किया गया था? तो ये संशोधन किया था मोजले ने। किसने? मोजले के द्वारा ये संशोधन किया गया था। फिर पूछ लिया गया था कि जो 1 पेटाबाइट होती है इसमें कुल कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1 पेटाबाइट में होते हैं कुल 1024 टेराबाइट। कितने? 1024 टेराबाइट। तो ये इसी प्रकार से रिलेटेड होता है जैसे कि 1 पेटाबाइट की बात करते हैं तो इसमें हो गया आपका 1 टेराबाइट। 1 TB की बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 1024 गीगाबाइट यानी कि GB आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 1 GB की बात करते हैं तो इसमें आपको 1024 MB मिलेगा यानी कि मेगाबाइट मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 1 MB की तो 1 MB में आपको 1024 बाइट्स मिलेगा। और 1 बाइट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 8 बिट। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 बाइट में 8 बिट आपको मिलेंगे। फिर पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके लिए इसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो या समिति का नाम क्या था? तो समिति का नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। और ये ऑलरेडी कई बार पूछा भी जा चुका है आपके NTPC के एग्जाम में। फिर पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारी राज्य की विधान परिषद होती हैं उनका गठन किया जाता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अनुच्छेद जो 169 है उसके अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे हमारे देश के कुल 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद में बगल में है बिहार, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और एक राज्य कौन सा है? एक राज्य हमारा है, चलिए कमेंट बताइएगा कि एक राज्य कौन सा है।
गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो ये हम लोग कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है इसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? अल्फाबेट इसका नाम है। गूगल कंपनी की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको यूएसए के मेनलो पार्क में मिलेगा और सीईओ इसके हैं सुंदर पिचाई। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछा गया था कि संविधान का जो पार्ट 3 है इसमें क्या शामिल है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक के बीच में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसे हम लोग अमेरिका के संविधान से लिया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी आपके आज के प्रश्न पूछे गए थे, जितने मुझे मिल पाए थे उनको डिस्कस कर लिया है। जो भी प्रश्न छूट गए हैं उन प्रश्नों को कल जब हम लोग पहले शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो वहां पर शामिल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम प्रश्नों को मैं शामिल करूं। फिर भी दूसरी तरफ मेरी यह भी कोशिश होती है कि कोई गलत प्रश्न यहां पर शामिल ना किया जाए। तो इसीलिए जो भी लोग प्रश्न भेजेंगे वह यहां पर सही प्रश्न ही भेजेंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, वहां से भी आप प्रश्नों को भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।